Good morning, all of you. Today we are starting a new topic, which is financial statements of sole proprietorship with adjustment. हमारे प्रीवियस टॉपिक में हमने ये सीखा था कि हाउ टू मेक द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। एक सोल प्रोप्राइटर एंड ऑफ द ईयर अपने फाइनल अकाउंट्स वो कैसे प्रिपेयर करता है और उनकी हेल्प से किस तरीके से वो प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करता है और कैसे वो ये देखता है कि उसकी बिजनेस में एंड ऑफ द ईयर कितनी असेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं जिनको वो बैलेंस शीट के थ्रू शो करता है। तो ये हमारे फाइनल अकाउंट्स हैं जो कि हर एक बिजनेस में एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर किए जाते हैं। क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं? क्योंकि हर एक बिजनेस का मेन मोटिव जो होता है वो क्या होता है? टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर। ईयर के एंड में ये पता लगाना कि उसके बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ और वो प्रॉफिट या लॉस अब उसको आगे बिजनेस को रन करने में किस तरीके से हेल्प आउट करेगा, पहली चीज। दूसरा, प्रॉफिट है तो उसको हम इंक्रीज करने का या उसको और आगे बढ़ाने का या उसको सस्टेन रखने की कोशिश करेंगे। और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस के रीजन फाइंड आउट करेंगे कि किन कमियों की वजह से प्रीवियस ईयर में हमें लॉसेस हुए और उन लॉसेस को हम किस तरीके से नेक्स्ट ईयर्स में या ऑन कमिंग ईयर्स में रिमूव कर सकते हैं। यानी ये आपको आगे एनालाइज करने में भी बहुत हेल्प करता है। अब यहाँ इस चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप यानी आपको बनाने वही तीनों अकाउंट और स्टेटमेंट हैं जिसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करनी है, बट एडजस्टमेंट के साथ। अब क्वेश्चन ये होगा कि एडजस्टमेंट क्या है। तो आप सभी को पता है कि देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस एंड कैश बेसिस। ये हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था कि अकाउंटिंग के दो बेस होते हैं, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। जो हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है वो किसे फॉलो करता है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग किसी भी बिजनेस के एक्यूरेट प्रॉफिट को अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए आपको उस ईयर में होने वाले सभी एक्सपेंसेस और इनकम्स को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक्चुअल में चाहे वो रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो, अगर वो इनकम है तो, और अगर वो एक्सपेंसेस हैं तो चाहे उनका हमने पेमेंट एक्चुअल में किया हो या ना किया हो, लेकिन उनका उस पर्टिकुलर ईयर से रिलेशन है तो उन्हें हमें अकाउंटिंग बुक्स में जरूर रिकॉर्ड करना चाहिए। और जब हम इन सभी तरीके के इनकम और एक्सपेंसेस को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हम फाइंड आउट करते हैं दैट इज द एक्चुअल और एक्यूरेट प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। और हमें एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे बिजनेस में एक्यूरेट प्रॉफिट जरूर है। तो हम कोशिश करते हैं कि बिजनेस में से रिलेटेड सभी इनकम और एक्सपेंसेस को अपने बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड करें प्रॉपर और सिस्टमैटिक वे में, और फिर एंड ऑफ द ईयर एक्यूरेट और एक्चुअल प्रॉफिट को फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर जब हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो ईयर के एंड तक आते आते कुछ ऐसे इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हमें इंक्लूड करना ही हमारी अकाउंटिंग बुक्स में, क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं और जिसके थ्रू एक ईयर से रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस और इनकम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड की जाती हैं, वेदर दे आर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, वेदर दे पेड और नॉट पेड। एक्सपेंसेस होंगे तो पेमेंट से रिलेटेड होंगे और इनकम होंगी तो रिसीविंग से रिलेटेड होंगी। तो यहाँ पर हमें अकाउंटिंग बुक में इन सभी एक्सपेंसेस और इनकम को इंक्लूड करना होता है। साथ ही एंड ऑफ द ईयर तक आते आते कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो बिल्कुल लास्ट में होते हैं जिनका अकाउंट्स में ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, तो उन्हें भी हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम
क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन हमें बाद में मिलती है, तो उन्हें भी हमें अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर आप उन्हें रिकॉर्ड नहीं करोगे तो हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे, यानी जो प्रॉफिट या लॉस जो भी आप फाइंड आउट करेंगे, वो एक्यूरेट नहीं माना जाए। तो इसलिए जितने एडजस्टमेंट होते हैं वो आपको ट्रायल बैलेंस के बाद मिलते हैं, और उन एडजस्टमेंट्स को भी हमें अकाउंटिंग बुक में यानी फाइनल अकाउंट बनाते टाइम इंक्लूड करना होता है, तभी हम एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही आप ये देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट आप बना चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम बना चुके हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम एक बिजनेस के सभी डायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सभी इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं। इसमें हमने एक चीज नोटिस की है कि इसमें ईयर से रिलेटेड सभी रेवेन्यू नेचर के इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं। आपने नोटिस किया हो तो ये आप नोटिस कर रहे होंगे कि ऑल द इनकम्स और एक्सपेंसेस विच हैव रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर क्या होता है? रेवेन्यू नेचर यानी वो इनकम और एक्सपेंसेस जो ईयर में हमें कई बार मिलती या जिनका पेमेंट हमें ड्यूरिंग द ईयर कई बार करना पड़ता है, यानी जो कंटिन्यूस बेसिस पर जो इनकम और एक्सपेंसेस बिजनेस में होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट नेचर के हों चाहे वो इनडायरेक्ट नेचर के हों, उन सभी इनकम और एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में शो करते हैं। और ये वो एक्सपेंसेस और इनकम है जिनका उसी पर्टिकुलर ईयर से रिलेशन, ना इनका रिलेशन प्रीवियस ईयर से है और ना ही इनका रिलेशन नेक्स्ट ईयर से। ओनली द एक्सपेंसेस और इनकम विच इज रिलेटेड टू द करेंट ईयर, जो जिस ईयर के लिए आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, इनकम और एक्सपेंसेस सिर्फ उसी ईयर से रिलेटेड होते हैं। अगर हमारे कुछ इनकम और एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि हमें ड्यूरिंग द ईयर मिलने चाहिए थे, इनकम होंगी तो वो मिलनी चाहिए थी, और एक्सपेंसेस होंगे तो उनका हमें ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट करना चाहिए था, बट किसी रीजन से हम ड्यूरिंग द ईयर उन इनकम और एक्सपेंसेस को पे और रिसीव नहीं कर पाए, लेकिन उनका चूंकि इसी करंट ईयर से रिलेशन है, तो हमें उन्हें भी हमारी अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए। और ये किस बेस पर हम करते हैं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि यहाँ हम फॉलो करते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी एक ईयर के सभी इनकम और एक्सपेंसेस, चाहे वो एक्चुअल में रिसीव हुए हो या ना हुए हो, चाहे वो एक्चुअल में पे हुए हो या ना हुए हो, उन्हें सभी को अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका प्रॉफिट और लॉस एक्चुअल नहीं होगा। कैसे आइटम्स का हम एडजस्टमेंट करते हैं, वन बाय वन हम यही सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टेड पार्ट में, और उन एडजस्टमेंट को किस तरीके से काउंटिंग बुक्स में शो किया जाता है, ये भी हम इस पूरे टॉपिक में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे टोटली एक रिलेटेड टॉपिक नेक्स्ट ईयर आपको पहला ही चैप्टर मिलेगा, जो पहले 11th में ही हमारे सिलेबस में था, अब कुछ लास्ट 2 और 3 ईयर से उसको 12th के सिलेबस में इंक्लूड कर लिया गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो चैप्टर, दोनों चैप्टर हैं, ये उस चैप्टर का भी बेस है, ये ध्यान रखना। अगर आपने फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से सीख लिया, तो नेक्स्ट ईयर जब आप 12th में पहला एनपीओ का चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि वहां भी यही एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया जाता है, और वहां के अकाउंट थोड़े से डिफरेंट इससे होते हैं, बट उन्हें भी हम जब प्रिपेयर करते हैं और इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं, तो वो जो टॉपिक है हमारे लिए इजी हो जाता है। तो ये नहीं है कि अभी हमें यही पढ़ के और खत्म कर देना है, इसको हमें नेक्स्ट ईयर भी फॉलो करना है। तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विद एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ, क्योंकि वो विदाउट में भी था, आपको सभी को पता है क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट क्या होता है।
क्लोजिंग स्टॉक जो है पहला आइटम जो एडजस्टमेंट का है, इस क्लोजिंग स्टॉक के आइटम में क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑफ द ईयर पता चलता है, लास्ट ईयर के लास्ट डेज में हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में ऐसा कितना स्टॉक है जो अभी अनसोल्ड है, जिसको हमने अभी सेल नहीं किया। तो ये जो अमाउंट है ये हमारी अकाउंटिंग बुक्स में ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम तक इंक्लूड नहीं हो पाता। तो इस जितने भी एडजस्टमेंट है, ये ध्यान रखिएगा, इनका डबल ट्रीटमेंट होता है। जो भी एडजस्टमेंट, इनकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें जो हमारा ट्रायल बैलेंस है उससे अलग दी जाती है, तभी एडजस्टमेंट बोले जाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस से अलग जितने भी हमारे आइटम है वो एडजस्टमेंट के आइटम है, और उनका डबल ट्रीटमेंट हमारी अकाउंटिंग बुक्स में होगा फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम। तो क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट आप सभी को पता है, मैंने पहले भी बता दिया है। क्या होता है, इससे हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करते हैं, और इसका दूसरा एडजस्टमेंट होता है बैलेंस शीट में, और इसे कहाँ शो किया जाता है, एसेट साइड। तो इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक को हम दो जगह कहाँ कहाँ इंक्लूड करते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, हमेशा ध्यान रखिएगा, और दूसरा हम इसे कहाँ इंक्लूड करते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक, इसके बाद ये तो इजी था, ये पहले भी कर चुके हैं, तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा बताने की जरूरत हमें नहीं। दूसरा जो हमारा एडजस्टमेंट है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और जिनको कहते हैं आउटस्टैंडिंग और भी इनको कई नामों से जाना जा सकता है। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड के नाम से भी जाना जाता है, और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। ये सभी एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, इनके बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के टॉपिक में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, याद हो तो एक बार फिर मैं आपको याद दिला देती हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which is related to a financial year for which we have taken the services, but the amount of those expenses are not paid by the firm during the year. ये वो एक्सपेंसेस हैं जिनका एक अकाउंटिंग ईयर से रिलेशन है, जिनके लिए हम सर्विसेज ले चुके हैं, लेकिन जिनका हमने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट नहीं किया। तो वो कैसे एक्सपेंसेस बोले जाते हैं? आउटस्टैंडिंग और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। फॉर एग्जाम्पल, मार्च की सैलरी, हमारे ईयर का एंड कब होता है? मार्च में। और मार्च की सैलरी में क्या होता है कि सैलरी हमेशा काम करने के बाद दी जाती है। तो मार्च की सैलरी का पेमेंट कब होगा? अप्रैल में। लेकिन अप्रैल तक आते आते हमारा ईयर जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर तो हमारा 31 मार्च को ही क्लोज हो जाता है, लेकिन पेमेंट उस सैलरी का कब होगा? अप्रैल में। तो उस सैलरी का रिलेशन किस अकाउंटिंग ईयर से है? जिस ईयर में उससे वर्क लिया गया है एम्प्लॉय, मार्च से रिलेशन है। यानी अगर मैं आप बात करूं 2019-20 की सैलरी की, तो अप्रैल से लेकर मार्च तक की सैलरी उस करंट उस अकाउंटिंग ईयर की है। लेकिन अकाउंटिंग ईयर में हमने 11 मंथ की सैलरी का पेमेंट तो कर दिया, 12th मंथ यानी मार्च की सैलरी का पेमेंट हम कर रहे हैं नेक्स्ट 2020-21 के ईयर में। तो एक्चुअल पेमेंट जो पैसा जाएगा हमारे हाथ से वो कब जाएगा? अप्रैल। जबकि उस सैलरी का रिलेशन किस ईयर से है? प्रीवियस, मतलब उस ईयर से जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे में उसे हम उसी ईयर में इंक्लूड करेंगे जिस ईयर के लिए हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं। यानी 2019-20 के अगर आप अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो मार्च की सैलरी को मार्च में ही इंक्लूड करेंगे एंड ऑफ द ईयर। वेदर वो पे नहीं हुई होगी, उसका पेमेंट होगा अप्रैल में जाके, लेकिन चूंकि उसका रिलेशन उसी पर्टिकुलर ईयर से है,
आप अपने एम्प्लॉइज से काम ले चुके हैं, आपके अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, फाइनल अकाउंट का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, उस टाइम आप उस आउटस्टैंडिंग सैलरी को, क्योंकि उसका पेमेंट एक्चुअल में नहीं हुआ, फिर भी आप उसे उसी अकाउंटिंग ईयर में इंक्लूड करेंगे क्योंकि उसका उसी ईयर से रिलेशन है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं हमारे बिजनेस में जिनके लिए हम वर्क अब ले चुके हैं, काम ले चुके हैं, जिनका उस अकाउंटिंग ईयर से रिलेशन है, बट एक्चुअल में हम उनका पेमेंट नहीं कर पाए, तो हम उन्हें एक अलग कैटेगरी देते हैं जिस कैटेगरी को हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग कैटेगरी। अब आउटस्टैंडिंग वर्ड ये बताएगा कि ये जो अमाउंट ऑफ सैलरी है, जो भी उसमें अमाउंट दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग का, ये वो अमाउंट है जिसका अभी तक हमने एक्चुअल में पेमेंट नहीं किया, बट इसका रिलेशन इसी अकाउंटिंग ईयर से है। बाकी जितने हमने दे दिए वो सब पेड सैलरी में है, मतलब पेड अमाउंट में है, जिनका हम पेमेंट कर भी चुके और जिनका इसी ईयर से रिलेशन भी। लेकिन ये जो आउटस्टैंडिंग वर्ड है किसी भी एक्सपेंस के साथ जब जुड़ जाता है, ये क्या शो करता है कि ये वो अमाउंट ऑफ एक्सपेंस है जिसका अभी ड्यूरिंग द ईयर हमने पेमेंट नहीं किया, यानी हमें बताने के लिए कि इसी एक्सपेंस का अभी हमें पेमेंट भी करना है नेक्स्ट ईयर में जाकर। तो ये हमारी क्या हो जाती है, लाइबिलिटी भी हो जाती है, क्योंकि इसका इसी ईयर से रिलेशन है, सर्विस ले चुके हो, देना भी है, बट अभी दिया नहीं है, तो ये हमारी क्या बन जाती है, लाइबिलिटी। इसलिए इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, देखिए इसका ट्रीटमेंट किसी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी ही अगर आउटस्टैंडिंग है तो 11 मंथ की आप पे कर चुके होंगे, तो ट्रेडिंग आपके ट्रायल बैलेंस में 11 मंथ की पेड सैलरी बताई गई होगी और 1 मंथ की आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको अलग से दी होगी एडजस्टमेंट में। तो उस 1 मंथ की आउटस्टैंडिंग सैलरी को आपको टोटल जो ट्रायल बैलेंस के अमाउंट है सैलरी के, उसमें क्या करना है, प्लस करना है, और क्योंकि उसका रिलेशन इसी ईयर से था इसलिए उसे हम ऐड कर देते हैं, और उसका पेमेंट चूंकि अभी तक हमने नहीं किया, उसे हमने कैश में से अभी तक कम नहीं किया और वो फ्यूचर में हमें देनी पड़ेगी वो सैलरी, तो वो हमारी क्या बन जाती है, लायबिलिटी। तो उसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑलवेज एडेड इन द रिलेटेड एक्सपेंसेस इन ट्रेडिंग और P&L अकाउंट। ये मैंने वर्ड क्यों बोला, इन ट्रेडिंग और P&L अकाउंट, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट नेचर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में प्लस होगा रिलेटेड एक्सपेंसेस में, और अगर वो इनडायरेक्ट नेचर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड किया जाएगा रिलेटेड एक्सपेंस में। और दूसरा एडजस्टमेंट इसका क्या होगा, पहला तो ये हो गया या तो ट्रेडिंग में आएगा या P&L में, हो सकता है दोनों में आ जाए, क्योंकि कई एक्सपेंसेस ऐसे हो सकते हैं, वेजेस भी आउटस्टैंडिंग हो सकती है, कैरेज इनवर्ड भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है, या फिर बहुत सारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नेचर हैं वो सब आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में हो सकते हैं, तो आप ट्रेडिंग में प्लस कर देंगे। जो इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस हैं जो आउटस्टैंडिंग है उन्हें आप P&L में ऐड कर देंगे। और फिर इनका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, दूसरा ट्रीटमेंट होगा कि इन्हें हम बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे, लायबिलिटी। ठीक है, इसको हम बैलेंस शीट में, हमेशा ध्यान रखिएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर द लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, क्योंकि फ्यूचर में तो हमें उनका पेमेंट करना है ना, अभी तो नहीं किया लेकिन आगे जाके इनका पेमेंट करना है, तो दीज आर द लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक किया था तो आपने आउटस्टैंडिंग का एक नया हेड कहाँ पर प्रिपेयर किया था, लायबिलिटी साइड, याद होगा। तो वही सेम ट्रीटमेंट यहाँ भी हो रहा है कि हम लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को शो करते हैं और फिर उन्हें हम रिलेटेड एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं। ये तो हो गया किसका एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। दूसरे एक्सपेंसेस की कैटेगरी होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड ये इनके जस्ट अपोजिट होते हैं, और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस,
आउटस्टैंडिंग के जस्ट अपोजिट जो एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका किसी अकाउंटिंग पर्टिकुलर ईयर से रिलेशन नहीं होता। जिसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उस अकाउंटिंग ईयर से उनका कोई रिलेशन नहीं, जिनके लिए हमने कोई सर्विस भी नहीं ली, बट जिनका हम पेमेंट कर चुके, यानी जिनके लिए हम कैश दे चुके। द एक्सपेंसेस which is not related to the accounting year for which we have not taken any service but they have paid, वो सारे एक्सपेंसेस हम पे कर चुके। तो कई बार हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं और वो पेमेंट नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है, लेकिन पैसा उसका करंट ईयर में चला जाता है, तो इस ईयर से तो उसका कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी पेमेंट हो चुका है चूंकि। तो हम अगर उनका पेमेंट कर चुके हैं तो ऐसे में हमें उन एक्सपेंसेस को अपनी अकाउंटिंग बुक में जिस ईयर के लिए अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें हमें वहां इंक्लूड नहीं करना। और ट्रीटमेंट क्या करना है? क्योंकि फ्यूचर में अब हमें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, आज दे चुके ना, तो वो हमारी एसेट बन जाती। तो यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में, ट्रेडिंग में नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में रिलेटेड एक्सपेंस में क्या किए जाते हैं? माइनस किए जाते हैं। रिलेटेड एक्सपेंस जो होता है उसमें से उन्हें हटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस प्रीमियम है। इंश्योरेंस प्रीमियम कई बार ना पूरे ईयर का दिया जाता है, और इंश्योरेंस का ईयर हो सकता है फाइनेंशियल ईयर से अलग, हो सकता है कैलेंडर ईयर हो इंश्योरेंस का, और वो फाइनेंशियल ईयर से क्या होगा? अलग होगा। तो आपने तो दे दिया पूरा का पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का इंश्योरेंस, लेकिन फाइनेंशियल ईयर में उसका रिलेशन कब से कब तक है? जनवरी से मार्च तक, और बाकी का पूरा रिलेशन उसका 9 मंथ का नेक्स्ट ईयर से हो गया, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है अप्रैल में। तो वो पूरा का पूरा इंश्योरेंस किससे रिलेटेड हो गया? नेक्स्ट ईयर से, जो आप पे कर चुके। तो आपने तो पूरा 12 मंथ का पे किया, लेकिन करंट ईयर से रिलेटेड कितना हो जाएगा? जनवरी से मार्च तक वाला। तो हम सिर्फ जनवरी से मार्च वाला अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमने एक्स्ट्रा भी पेमेंट कर दिया है तो हम उसे बुक्स में अपने फाइनल अकाउंट बनाते टाइम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो उसको क्या कर दिया जाता है? रिलेटेड एक्सपेंस में से माइनस कर दिया जाता है। जैसे आउटस्टैंडिंग को रिलेटेड एक्सपेंस में क्या करते हैं? प्लस। तो ट्रीटमेंट भी जस्ट अपोजिट है, क्योंकि एक्सपेंसेस का नेचर भी तो बिल्कुल अपोजिट है। तो इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिलेटेड एक्सपेंस में से डिडक्ट कर दिया जाता है, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट में किया जाए या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बैलेंस शीट में फ्यूचर में इनका पेमेंट हमें नहीं करना पड़ेगा, इसी ईयर में हमारा मनी हमारी जा चुकी है, कैश हम दे चुके हैं, तो ये हमारी एसेट बन जाती है, और इन्हें हम बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं? एसेट। तो ये है किसका ट्रीटमेंट? प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस का ट्रीटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट एक इनकम है। ये तो दोनों एक्सपेंसेस हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंस। फिर नेक्स्ट जो कुछ मेन मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप लोग उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से समझ लें, और जब भी क्वेश्चन आए तो मेनली इन्हीं से रिलेटेड एडजस्टमेंट होते हैं। फोर्थ जो एडजस्टमेंट है वो रिलेट करता है अर्न और जिसको कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। अर्न और आउटस्टैंडिंग इनकम। अब यह इनकम वर्ड है, ध्यान रखना, एक्सपेंस नहीं है, इसलिए कहीं इसको आउटस्टैंडिंग वाली इस कैटेगरी में मत समझ लेना, इसका जो ये अलग है, इनकम है। अर्न इनकम कौन सी इनकम होती है? अर्न इनकम आर दोज इनकम विच इज रिलेटेड टू एन अकाउंटिंग ईयर फॉर विच वी हैव गिवन द सर्विसेज, बट द अमाउंट ऑफ दोज इनकम were not received during the year। ये वो इनकम है जिनका इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेशन है।
एक्सपेंसेस की तरह ही इसकी कुछ कुछ, आउटस्टैंडिंग की एक्सपेंसेस की तरह ही इसकी क्या है, डेफिनेशन है कुछ कुछ, लेकिन ये एक्सपेंस नहीं है, ये है इनकम। ये वो इनकम है जिसका अकाउंटिंग ईयर से रिलेशन है, जिसके लिए हम सर्विस दे चुके हैं, यदि हम काम कर चुके हैं, बट वो ड्यूरिंग द ईयर किसी वजह से हमें मिली नहीं है, सामने वाली पार्टी ने उसका पेमेंट हमें हमारे बिजनेस में नहीं किया। जैसे कमीशन हो या रेंट हो, ये सब इनडायरेक्ट नेचर की इनकम होती है, जिन्हें हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। सबको याद होगा, नहीं है तो एक बार फिर ध्यान कर लें। और ये सभी इनडायरेक्ट नेचर की इनकम्स हैं, वो कैसी होती हैं, जिनके लिए हम वर्क तो कर चुके हैं लेकिन अभी तक रिसीव नहीं, ड्यूरिंग द ईयर से रिलेटेड है, तो इन्हें इस ईयर में इंक्लूड होना चाहिए। बेशक ना मिली हो, एक्चुअल में मनी ना आई हो, लेकिन इनका इस ईयर से रिलेशन तो है ना। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिलेटेड इनकम में ऐड कर देते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड करते हैं, ऐसे ही अर्न या आउटस्टैंडिंग इनकम को भी रिलेटेड इनकम में ऐड करते हैं। और ये ध्यान रखना, इनकम हमेशा क्रेडिट साइड मिलेगी आपको, डेबिट में तो सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो क्रेडिट साइड में जितनी जो भी इनकम आउटस्टैंडिंग है, उसी इनकम में इनको क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया। और क्योंकि ये फ्यूचर में मिलेंगी, इनका पैसा अभी आया नहीं है, फ्यूचर में इनका अमाउंट हमें रिसीव होगा, तो इसलिए हम फाइनल अकाउंट बनाते टाइम इनको बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करते हैं। ध्यान रखिएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं, और आउटस्टैंडिंग इनकम या अर्न इनकम को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करते हैं। इसी से रिलेटेड दूसरी इनकम है एडवांस इनकम, या इसे अनअर्न इनकम भी बोल सकते हैं। एडवांस और अनअर्न और एडवांस इनकम। अनअर्न और एडवांस इनकम आपकी अर्न इनकम का जस्ट अपोजिट है। अर्न इनकम कौन सी होती है, जिसका अकाउंटिंग ईयर से रिलेशन है, जिसके लिए सर्विस दे चुके हैं बट रिसीव नहीं हुई, पैसा नहीं मिला। एडवांस जस्ट अपोजिट है, न तो अकाउंटिंग ईयर से रिलेशन है, ना ही हम उसके लिए सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि वो काम इस ईयर में होना ही नहीं था, लेकिन वो हमें किसी ने एडवांस में पहले से ही दे दी कि ठीक है आप नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, लेकिन अभी एडवांस रख लो। तो वो इनकम इस ईयर से रिलेटेड नहीं, उसके लिए हम काम नेक्स्ट ईयर में करेंगे, उसके लिए जो वर्क हम देंगे, जो सर्विसेज हम देंगे, वो नेक्स्ट ईयर में देंगे, तो उनका रिलेशन भी नेक्स्ट ईयर से हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मनी हमें करंट ईयर में ही मिलेगी, तो इनका अकाउंटिंग ईयर से तो कोई रिलेशन नहीं। तो अगर वो रिसीव हो चुकी है तो हम रिलेटेड इनकम में से हम उन्हें डिडक्ट कर दें, और बैलेंस शीट में हम उन्हें लायबिलिटी साइड शो करेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, इनका इस ईयर अकाउंटिंग ईयर से कोई रिलेशन नहीं है। तो इन एडवांस इनकम्स को, चाहे वो एक्चुअल में रिसीव हो ही गई हैं तभी वो एडवांस है, जिनका अकाउंटिंग ईयर से रिलेशन नहीं है, फिर भी हम उन्हें रिलेटेड इनकम में से क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, और बैलेंस शीट में इनको कहाँ शो करते हैं, लायबिलिटी। तो आपको ये चारों एक्सपेंसेस और इनकम का इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड किए जाते हैं ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किए जाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम रिलेटेड एक्सपेंसेस में से डिडक्ट करते हैं और बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करते हैं। अर्न इनकम को हम रिलेटेड इनकम में ऐड करते हैं और बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करते हैं, जबकि अनअर्न इनकम और एडवांस इनकम को हम बैलेंस शीट में रिलेटेड इनकम में से माइनस करते हैं P&L अकाउंट में, और बैलेंस शीट में इनको लायबिलिटी साइड शो करते हैं। आप हमेशा इन्हें ध्यान रखिएगा। तो आज यहीं पर खत्म कर रही हूँ, जिनकी भी जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ लेंगे।